जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था परमा। परमा के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। परमा एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो परमा इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु परमा के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। परमा के मामा उसे किताबें लाकर देते। इसके अलावा भी वे समय समय पर परमा की मदद करते रहते थे और परमा भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वे कभी भी दूसरों के काम में हाथ बटाने से पीछे नहीं हटता था। वह हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। परमा में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वह अपने देश का राजा बन गया है। ऐसा वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि राजा बनकर वह लोगों की भलाई के लिए मौजूदा राजा से भी ज्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन की बात है, उसने राजा बनने का अपना सपना अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर परमा बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझमें और राजा में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम राजा नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बात का परमा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी राजा बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने सपने के बारे में न सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसको नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहाँ पर भी 4 लोग इकट्ठे हो जाते, वे परमा के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि फौरन परमा को उनके दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने जल्दी ही परमा को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा पहले तो गरीब परमा को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राजा बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। परमा ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि राजा बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल राजा का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम राजा कैसे बन सकते हो? राजा की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। परमा ने कहा, महाराज मैं यह सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। परमा की ये बातें सुनकर राजा के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, परमा तुम्हारी ये बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के राजा बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। राजा की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई भी कुछ ना बोला।
तब परमा ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी राजा साहब, मैं तैयार हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो परमा, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे, और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये चारों शर्तें पूरी कर दो तो तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। राजा की बात सुनकर परमा के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसा चाहें वैसा सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। परमा की हिम्मत देखकर राजा के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। राजा ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ न निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी राजकुमारी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वह यह है कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहो उतना वक्त ले सकते हो। तुम चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह काम पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब राजा ने अपनी बात पूरी की तो परमा ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल, आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। यह सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है, और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाओं से है, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली शक्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि राजकुमारी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। महाराज, यह इस बात का संदेश है कि राजकुमारी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। परमा के जवाब सुनकर राजा हैरानी के कारण कुछ भी न बोल सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का
मुंह भी देखने लायक था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और राजा भी परमा की अक्लमंदी का लोहा मान गए। राजा ने कहा, परमा, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वे सचमुच ही तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब परमा ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। राजा कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। परमा वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया। माँ ने पहले तो परमा को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि राजा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी राजा बनने की इच्छा को छोड़ दो। परमा ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहते हुए परमा घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वे अपने मामा से सलाह ले सके कि वे कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर परमा के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। परमा ने कहा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे ये वादा करो कि राजा बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। परमा ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वे खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ राजा को इस बात का पक्का विश्वास था कि परमा इस चौथे शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और परमा एक गरीब युवक था। राजा ने सोचा कि परमा ये काम नहीं कर पाएगा और राजा बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और परमा राजा के दरबार में हाजिर हुआ, उसने राजा को बताया कि उसने उनकी चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसलिए अब वादा पूरा करने की बारी राजा की है। उसकी बात सुनकर राजा दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर राजा कहने लगा कि तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह कमाल कैसे हुआ? परमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वे क्या कर सकता है, और फिर यह समझना चाहिए कि दूसरे लोगों की मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब राजा को यह एहसास हुआ कि परमा उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने परमा को कम समझने की
भूल की थी। अब राजा सोचने लगा कि किस तरह से परमा से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें राजा ने परमा के सामने रखी थी वह सब परमा ने पूरी कर दी थी। अब राजा मन ही मन परमा से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वह परमा को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक न हो। फिर वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, परमा बहुत खूब, तुम न सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को राजा बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें राजा बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाए जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। परमा अपने मामा के साथ वहाँ पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही परमा भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने परमा को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में राजा के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब परमा ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए परमा के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। परमा को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था कि बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे राजा यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। परमा को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर राजा के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है राजा ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि राजा कुछ करता, परमा फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में राजा साहब अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें। उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग परमा की इस बात पर तारीफ करने लगे और राजा से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। राजा अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि परमा की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वे अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी राजकुमारी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान परमा से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का राजा यही बनेगा। यह सुनकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद परमा की शादी राजकुमारी के साथ कर दी गई और वे एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से परमा अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादों से एक देश का राजा बन गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात उस समय की है जब रतनगढ़ राज्य की बागडोर महारानी चंद्रावती के हाथों में थी। उस राज्य का सेनापति एक बहादुर योद्धा था जिसका नाम भीमसेन था। वह वीर, नेकदिल, साहसी और देश प्रेमी नवयुवक था। कोई भी शासक उसके भरोसे देश की सुरक्षा को छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। महारानी अमरावती उससे प्यार करती थी। वे महारानी अमरावती और अपने देश दोनों के प्रति पूरी तरह समर्पित
और वफादार था। भीमसेन के हाथों की उंगलियां जब चंद्रावती के सुनहरे बालों को सहलाती तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे हिल जाते। उसका दिल महारानी चंद्रावती के प्यार में सराबोर था। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम पगा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी, वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह सम्मान होता था। वे रतनगढ़ की सभी युवा कन्याओं का आदर्श पुरुष था। जब वे अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर किसी खास मौके पर रतनगढ़ राज्य की गलियों से गुजरता तो नवयुवतियां उसकी एक झलक पाने को बेचैन हो जाती थी। वे अपने घरों के छतों, खिड़कियों एवं छज्जों पर खड़ी होकर आतुरता से गलियों में देखती ताकि उसकी एक झलक पा सकें। यही भीमसेन जब हथियार बंद होकर देश के सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों के सेनाओं के सेनापति भय से दहल जाते थे। अद्भुत बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था सेनापति भीमसेन। रतनगढ़ राज्य में अमरावती नाम की एक लोक नर्तकी, जिसे नगर वधु भी कहा जाता है, रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर लोग, छोटे बड़े सामंत, बड़े सरकारी अधिकारी मनोरंजन एवं मौज के लिए उस नर्तकी के पास आते थे। अमरावती अपार सौंदर्य की मलिका थी। उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भीमसेन भी उसके नृत्यशाला में नृत्य देखने आते। मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। एक बार अमरावती ने अपनी ओर से पहल करते हुए सेनापति भीमसेन को रंगशाला में आने का निमंत्रण भेजा, मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमरावती ने दूसरी बार फिर अपना एक सेवक भेजकर सेनापति से रंगशाला में आने का अनुरोध किया। सेनापति फिर टाल गए। अमरावती ने अपने स्वाभिमान को कुचलते हुए तीसरी बार फिर अपना एक संदेशवाहक भेजा। अब की बार सेनापति भीमसेन ने कहा, मैं समझता था कि पहले बुलावे पर जब नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी मालकिन समझ जाएंगी कि मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता, मगर वह नादान नहीं समझी। दूसरी बार भी जब मैं नहीं गया तब भी वे इस बात को नहीं समझ पाई। अब मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मालकिन का यह अनुरोध कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। उनको मेरी ओर से कह देना कि मेरे मन में उनको लेकर कोई बैर या कटुता नहीं है। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। देश की सुरक्षा का भार मेरे कंधों पर है और मैं राजमहल का शाही प्रेमी हूँ। ये दोनों उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके कारण मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। यह मेरा कर्तव्य भी है। अपनी मालकिन से कहना कि मैं अवहेलना के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सेनापति का उत्तर सुनकर अमरावती का नारीत्व आहत हो गया। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर मेरे आत्मसम्मान पर आघात किया है। उसका अहम चोट खाकर जाग उठा था। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए लेकर जाता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमरावती व उसके सखियों के तंबू पहले से ही किनारे पर लगे हुए थे। वे भी जल के लिए ही यहाँ पर आई हुई थी। जब सेनापति भीमसेन और अमरावती का आमना सामना हुआ तो अमरावती मोहक अंदाज में बोली, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदना सी नर्तकी का सलाम कबूल हो। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमरावती? ठीक हूँ जनाब। लगता है आप घोड़े नहलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से घेर लिया है। आपसे सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर यहाँ से मैं चली जाऊंगी। अपना सारा तामझाम यहाँ से उठा ले जाऊंगी।
सेनापति बोले, बोलो, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आजादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अमरावती, मैं अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया। मेरी इच्छा का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब महारानी चंद्रावती बुलाती हैं तभी जाता हूँ। तो इसका मतलब आपकी कोई तमन्ना, कोई चाहत या अरमान है ही नहीं। यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे तब क्या होता है? कैसा लगता है? सेनापति भीमसेन की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। वे सोचने लगा, मैं कौन हूँ? हुक्म का गुलाम हूँ? महारानी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला हूँ? या सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है? मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए होता है और मेरी इच्छा या मेरे अरमानों का क्या? अमरावती के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा को बदल डाला। उसके चेहरे पर चिंता व उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जिन निजी सुखों को वह भूल गया था, अमरावती के सवाल ने सब फिर से याद दिला दिए थे। एक रात सेनापति बिना बताए अमरावती की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमरावती के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की। सुगंधित इत्र छिड़का गया, मनमोहक सुगंध वाला शरबत पेश किया गया। फिर आकर्षक एवं उत्तेजक नृत्य का आयोजन किया गया। भीमसेन अब एक अलग ही दुनिया में था। वह अब अमरावती पर मोहित हो चुका था और उसे कह रहा था, अमरावती, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहती हो? अमरावती कहने लगी, हम देह के व्यापार को प्रमुखता नहीं देते सेनापति। यदि कभी देह देने की बात आ भी जाए तो हम पैसे नहीं, उपहार लेते हैं। कहने लगा, तुम कैसा उपहार चाहती हो अमरावती? मैं तुम्हें मन चाहा उपहार लाकर दे सकता हूँ। अमरावती कहने लगी, मुझे 3 चीजें चाहिए, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा अमरावती। ठीक है, आप जाइए, मगर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति समझ सकें और किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार ना हो। इसलिए आप ध्यान से हमारी बात सुनिए। भीमसेन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। अमरावती बोली, देखिए, हमारी नृत्यशाला का प्रमुख कार्य है नाच व गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करना। फिर यहाँ मधुशाला भी बना दी गई, इसलिए यहाँ हर तरह के लोग आने लगे। लोक नर्तकी होने के कारण मैं किसी को रोक नहीं सकती। यहाँ पर जो नर्तकी हैं, वे लोगों के सामने अपनी नृत्य कला व संगीत कला का प्रदर्शन करती हैं। कला प्रेमी सौम्य दर्शक उनकी कला की प्रशंसा करते हैं। इससे उनको आत्मसंतोष मिलता है। कभी कभी दर्शक खुश होकर कोई उपहार भी उन्हें दे देते हैं, तो नर्तकियां उसे स्वीकार कर लेती हैं। मगर वे ना तो किसी से कुछ मांगती हैं और किसी से उपहार की अपेक्षा करती हैं। ऐसा करना उनकी कला की मर्यादा का अपमान समझा जाता है। रही बात मेरी, तो सच यह है कि मैंने आज तक किसी का कोई उपहार स्वीकार नहीं किया है। मैंने निश्चय किया था कि मैं उस व्यक्ति का उपहार स्वीकार करूंगी जिसे मेरा दिल स्वीकार करेगा। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से एक बढ़कर उपहार पेश कर चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने के लिए मेरा दिल मुझसे कह रहा है। सेनापति उसके मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया। बोला, अगली बार आपके लिए तीनों उपहार लेकर ही यहाँ आऊंगा। अमरावती मोहक अंदाज में बोली, आप
असाधारण व्यक्ति हैं सेनापति, अतः उपहार भी असाधारण ही होने चाहिए। तो बताइए आपको किस प्रकार के असाधारण उपहार चाहिए, मैं वैसे ही ले आऊंगा। वादा करते हैं सेनापति। बिल्कुल करता हूँ, आप कहिए तो। सेनापति भीमसेन पूरी तरह अमरावती से सम्मोहित हो चुका था। अमरावती कहने लगी, मुझे वह हार चाहिए जो राज्य की कुल देवी की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो राजपुरोहित की पत्नी अपने जोड़े में हमेशा लगाकर रखती है। मुझे वह आईना चाहिए जो राजनर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। भीमसेन अमरावती के मोह में अंधा हो गया था। एक बार तो वह इस अनोखी मांग को सुनकर चकराया, मगर फिर संकल्प किया कि वह ये तीनों उपहार अतिशीघ्र अमरावती को भेंट करेगा। राज्य की कुल देवी की प्रतिमा के गले में जो हार था वह सरकारी संपत्ति था। उसे ना मांग कर लिया जा सकता था, ना खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेनापति पर अपनी इच्छा से कुछ करने व अमरावती को पाने का जुनून सवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले से हार चुराया और छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही कुल देवी की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। राज्य के कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सेनापति ने राजपुरोहित के घर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। एक रात उसने देखा राजपुरोहित की पत्नी चांदनी रात में अपने घर के बगीचे में घूम रही थी। सेनापति भीमसेन अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वे भौचक्की रह गई और कहने लगी, सेनापति भीमसेन जी, आप यहाँ? हाँ श्रीमती सुभद्रा जी, सेनापति हूँ ना। देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, इसलिए शायद यहाँ आ निकला। बड़े अपनेपन से उसने राजपुरोहित की पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। सुभद्रा अभिभूत थी, जिसकी एक झलक पाने को रतनगढ़ की सुंदरियां तरसती थी। वे आज ठीक उसके सामने खड़ा था। वे उस मादक मदहोश कर देने वाले हाथ के स्पर्श से सिहर उठी। वे एक खुमारी जैसी स्थिति में आ गई। उसके शब्द मुंह में जैसे बर्फ हो गए। वे मानो सपना, आओ थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। वे यंत्र चलित सी उसके पीछे चलती गई। एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। अचानक भीमसेन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सेनापति एक योद्धा था, उसे पता था आघात कहाँ करना है। उसने सधे हुए बलिष्ठ हाथों से सुभद्रा का गला दबाया और पल भर में ही वो शांत हो गई। भीमसेन ने जोड़े में से कंघी निकाली। बड़ी नजाकत से सुभद्रा के शव को नीचे लिटाकर छोड़ दिया। अब वे राजनर्तकी के महल में गया। वे सबका विश्वास पात्र था। कहीं भी जाना, खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष से आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने महारानी चंद्रावती को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने चिंता प्रकट की। सेनापति भीमसेन ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता ना करें। आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का दायित्व ले रहा हूँ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सचेत रहूँगा। रानी जी, आप इत्मीनान रखिए। अब सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए थे। अब वो ये उपहार लेकर अमरावती के पास जाने को आतुर था। अमरावती का सुंदर चेहरा सेनापति की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक वे कल्पना करने लगा कि कुल देवी का हार पहनकर अमरावती कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क को जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सिर से पैर तक बुरी तरह झुलसा गया हो। चेतना पर मानो
हथौड़े पड़ने लगे। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगी थी। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। उसके मन में जो पहला प्रश्न आ रहा था वह यह था, अमरावती नगर वधू है, वे इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदे को ना जानती हो। उसे पहले से पता था कि कुल देवी की प्रतिमा का हार केवल चोरी से हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी हर जगह होती है और उसकी तलाश भी जोर शोर से की जाती है। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा? जब अमरावती इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसने उस हार को उपहार में क्यों मांगा? अगला सवाल भीमसेन के मन में ये आया कि श्रीमती सुभद्रा नगर की प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरे जड़ित सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जूड़े से कंघी निकालने का मतलब यह था कि या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या पकड़ा जाऊंगा। अमरावती ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? सिर्फ मुझसे हत्या जैसा अपराध करवाने के लिए। अब तीसरा सवाल भीमसेन अपने आप से करने लगा कि मुझे राजनर्तकी का आईना लाना था। अमरावती और राजनर्तकी हम पेशा थीं। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण उनका अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में उस आईने को अमरावती अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था। तो योजना यह थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों स्थितियों में प्रतिष्ठा तो मेरी ही गिरनी थी। आखिर क्या चाहती थी अमरावती? भीमसेन का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र खो अवश्य बैठा था, मगर था तो वह योद्धा ही, हर पल सचेत, सजग व सावधान, देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम भीमसेन वे तीनों चीजें थैली में डालकर अपने घोड़े पर सवार होकर अमरावती के महफिल में उपस्थित हो गया। उसका शानदार स्वागत हुआ। उसे भव्य सिंहासन पर बिठाया गया। अमरावती भी उसके साथ बैठी। सेनापति भीमसेन कहने लगा, देखो अमरावती, यह रेशमी थैली। अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हूँ, मगर ये उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो जैसे मैंने दिया था? अमरावती बोली, हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो क्या करना है मुझे? तुम्हें अपने गले में कुल देवी का हार धारण करना होगा। अपने जोड़े में श्रीमती सुभद्रा की कंघी लगानी होगी। हाथ में राजनर्तकी का आईना पकड़कर महफिल में नृत्य करना होगा। यह सुनकर अमरावती के चेहरे पर बेबसी सी छा गई और वे कहने लगी, मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे। भीमसेन कहने लगा, अमरावती, मैं तो तुमको पा चुका हूँ, यकीनन पूरी तरह से पा चुका हूँ। फिर तीनों उपहार से सुसज्जित अमरावती मंच पर उपस्थित हुई। उसे देखकर एक ओर से आवाज आई, वह देखो, कुल देवी के गले का हार इस नगर वधू के गले में है। अरे देखो तो, श्रीमती सुभद्रा के पास जैसी कंघी थी वैसी कंघी नर्तकी के जोड़े में है। चारों ओर शोर मच गया। अमरावती को गिरफ्तार कर लिया गया। वे जानती थी कि यदि उसने सेनापति भीमसेन का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वे खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजमहल के कारावास में अमरावती पर मुकदमा चलाया गया। एक बूढ़ा सेवेदार समय समय पर अमरावती को खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत उत्तम व स्वादिष्ट होता था।
कारावास में उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। बूढ़ा सेवेदार उसके पास घंटों तक बैठकर बातें करता रहता था। एक दिन उसने अमरावती से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? वह बोली, बाबा चोरी मैंने नहीं की, मगर इन चोरियों का कारण मैं ही हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? अमरावती बोली, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हूँ। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वादा किया। अमरावती ने सारा वृतांत खोलकर बता दिया। अंत में वे बोली, बाबा औरत चाहे कितनी भी निर्लज क्यों ना हो, अपनी ओर से प्रणय निवेदन कभी नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा निवेदन अस्वीकार कर दिया। मेरे अंदर का नारीत्व आहत हो गया और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे एवं प्रतिष्ठा से गिराने का फैसला कर लिया। काफी हद तक मैं अपने इरादे में सफल भी हो गई थी। बूढ़ा सेवेदार कहने लगा, मगर बेटी वे एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान अपमान का कोई महत्व नहीं होता। तुम ये क्यों भूल गई? कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग तथा अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला। न्यायाधीश ने अमरावती को विष देकर खत्म करने का मृत्यु दंड दिया। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़े सेवेदार ने कहा कि लाओ यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं ये प्याला स्वयं अमरावती को देना चाहता हूँ। बूढ़ा सेवेदार प्याला लेकर अमरावती के पास आकर बोला, बेटी इस राजभवन में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा शुभ चिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हारी सुख सुविधा व खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि तुम्हें इसके कड़वेपन एवं तीखेपन का एहसास न हो सके। वे शुभ चिंतक कौन है जानना चाहोगी? अब क्या जानना बाबा, फिर भी बताना चाहते हो तो बता दो। बूढ़ा सेवेदार कहने लगा, वह है सेनापति भीमसेन। यह सुनकर अमरावती की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। बूढ़ा सेवेदार कहने लगा, बेटी अब समय हो गया है, तुम यह प्याला धीरे धीरे पी जाओ। इस प्याले में बड़े शांत मौत देने वाला विष है जो खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना, नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारी पीड़ा रहित सरल मौत हो जाएगी। अमरावती विष पीकर टहलने लगी। तभी सेनापति भीमसेन ने कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगा, अमरावती इस बार मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ, जबकि पहली बार तुमने मुझे अपने पास अपनी इच्छा से बुलाया था। भीमसेन ने अमरावती को अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। 2 बूंद पानी सेनापति की आंखों से निकलकर अमरावती के गालों पर बह चला। एक भरपूर चुंबन अमरावती ने अपने माथे पर महसूस किया। उसका चेहरा विजय के दर्प से चमक उठा। अचानक वह बोली, पाँव सुन्न हो रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा, इसे लिटा दीजिए सेनापति जी। बड़ी कोमलता से उसने अमरावती को बिस्तर पर लिटा दिया। वे शांत लेट गई, फिर सो गई। कभी न टूटने वाली नींद सदा के लिए। उसका अंतिम संस्कार करते समय भीमसेन भी साथ था। अंतिम रस्म पूरी करने वाली सेविका से भीमसेन ने अनुरोध किया कि अमरावती के बालों की एक लट काट कर मुझे दे दो। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिखकर रख दी थी। एक दिन भीमसेन भी इस संसार से विदा हो गया। राजकीय नियम के अनुसार अंतिम संस्कार से पहले उसकी वसीयत खोली गई थी। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरे बालों की एक खूबसूरत लट थी।
खत में लिखा था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे जलाया जाए तो यह लट मेरे बगल में रख दी जाए। आदेश का पालन हुआ, सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।